गलत लोगों को वोट दिया तो ये देश के साथ वफादारी हुई या गद्दारी? गलत लोगों को हमने वोट दिया, ये देश के साथ गद्दारी होगी या वफादारी? जोर से तो बोलो। गद्दारी। ये देश प्रेम होगा या देश के साथ धोखा होगा? तो गलत लोगों को वोट देना चाहिए कि बोलो? नहीं देना चाहिए। इसका कुछ प्रबंध भी करोगे या ऐसे ही बोलते रहोगे? क्या प्रबंध करोगे? बोलो बोलो। और वोट करोगे किसको? चलो बच्चे खड़े हो जाओ, ये दोनों बच्चे खड़े हो, यही खड़े हो जाओ दोनों। हाँ दोनों खड़े हो। मेरा नाम मयंक नेगी है। मयंक, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? मैं 10th में। 10th। कैसी पार्टी आनी चाहिए? जो भ्रष्टाचार से रहे, तो जो भ्रष्टाचार को खत्म करे और जिसमें 400 लाख करोड़ का धन वापस आए, जिससे काला धन वापस लाए, और जो बाहर पैसा है उसको वापस लाना है, वो सारा। और जो बेरोजगारों को, उसको सारे बेरोजगारों के लिए नौकरी होनी चाहिए, अशिक्षितों के लिए शिक्षा होनी चाहिए, और जहाँ पे अस्पताल की सुविधा नहीं है वहाँ सुविधा होनी चाहिए। देखो कितना अच्छा बोल रहा है बेटा। और ये जब तक ना कराएं प्रबंध तब तक इनकी तरफ तो सूंघना भी नहीं चाहिए, कभी देखो भी मत इनकी तरफ तो कभी तो। और अरे इनको बोलो कि जब तक हमारे लिए अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं बनाते हो, अच्छे हॉस्पिटल नहीं बनाते हो, तब तक अपने भी बच्चों का इलाज उन्हीं हॉस्पिटलों में कराओ जो हमारे लिए बनाए, हमारे लिए होता है है ना? और अपने बच्चों को भी कहाँ पढ़ाओ? जहाँ हम पढ़ते हैं, जिस ऐसा बोलो इनको, ऐसा जवाब दो। ये बाबा जी तुम्हें ट्रेनिंग देके जा रहा है, जो वोट मांग रहे हैं उनको यही जवाब देना कि जब तक हमारे लिए अच्छे स्कूल, बोले वो सबके लिए नहीं बन सकता, बोले सबके लिए नहीं बन सकता तो बच्चों को भी वहीं पढ़ाओ जहां हम पढ़ते हैं, अपना भी इलाज वहीं कराओ जहां हम करते हैं, है ना? ये बात सच कहना जो भी तुम्हारे यहाँ पर आए, है ना बेटा? बात अच्छा बेटा है। कहाँ रहते हो? मैं मानपुर रोड कोटद्वार पे। कोटद्वार में। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं एनडीए आर्मी में जाना चाहता है। बात अच्छा बेटा है, देश के लिए काम करना चाहता है। दूसरे बच्चे का क्या नाम है? निशांत रावत। निशांत रावत। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 6 में पढ़ते हो। तो अपने देश में कौन सी ऐसे कुल किस लोग को राज करना चाहिए? जो देश का भला सोचे। जो देश का भला सोचे। देखो अब इसको किसी ने पढ़ाया थोड़ी, मैंने तो अचानक खड़ा किया इसको। तो बच्चे भी अब सोचने लगे देश के अंदर रूल किस पार्टी का होना चाहिए, जो देश का भला कैसे होगा? देश का काला धन वापस आएगा तो देश का भला तो होगा। ये कितना है काला धन? बहुत सारा। बोलो ना, अमाउंट तो बताओ। 400 लाख रुपए। 400 लाख करोड़। 400 लाख करोड़ रुपए। ये इतना पैसा होता है एक जिले के हिस्से में। कोटद्वार के हिस्से में कितना आएगा? फिर देश में करीब अभी तो जिले हो गए 630 के करीब पहुंच गए शायद, अभी 3-4 तो अभी बना दिए हैं। तो एक जिले के हिस्से में आएगा करीब 50,000 करोड़। कितना? तो जब काला धन वापस आएगा तो कोटद्वार को कितने मिलेंगे? 50,000 करोड़। बोलो तो जोर से कोटद्वार वालों, तुमको नहीं चाहिए क्या काला धन? चाहिए ना? अच्छा 50,000 करोड़ मिलेगा तो क्या करोगे उस पैसे का? उससे रोड सड़कें बनेंगी, हाँ। अनपढ़ों के लिए स्कूल बनेंगी, और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खुलेंगे, और किसानों के लिए फसलें आएंगी और पानी का इंतजाम होगा। उनके लिए पानी और बिजली का इंतजाम होगा, ठीक है ना? और वो एक बात हम और कहते हैं, किसान 1 लाख रुपए की पैदावार, अब देखो उसको रेट बढ़ा देता है तो बोलते हैं महंगाई बढ़ गई। किसान 1 लाख रुपए की पैदावार करता है तो 2 लाख रुपए सरकार को उसको देने चाहिए, तो कोई किसान गरीब नहीं रहेगा, सब पैसे वाले हो जाएंगे। ये तो और कुछ कहना है आपको? ये तो अच्छा बेटा है। देखो बच्चों में क्या नाम बताया बेटा? निशांत रावत। ईशांत रावत। बच्चों में कितना ऊंचा उत्साह आ गया है। अब चलिए नेक्स्ट, और किसी बच्चे को कुछ कहना है, कुछ प्रश्न पूछना है बच्चों को? बोले बेटा, खड़े हो। बाबा जी। जी बेटा। जो ये आरक्षण का मुद्दा है, ये पहले जब देश आजाद हुआ था तो ये 10 वर्ष के लिए था, इसको आगे आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या नाम बेटा आपका? बाबा जी प्रदीप नेगी। प्रदीप नेगी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? बाबा जी बीए फाइनल ईयर। बीए फाइनल में पढ़ रहा है। बाबा जी इसको 10 वर्ष के लिए बनाया गया था, फिर आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इससे जहाँ देख रहे हैं हम कि आरक्षण के कारण
जो निचले किस्म के, जो मतलब पढ़ने में कमजोर है, उनको ऊंचे ऊंचे पदों में बढ़ाया जा रहा है, जबकि पढ़ने में जो अच्छे हैं, जिनको उस लायक है जो ऊंचे पदों में बैठने के, वो नीचे आ जाते हैं। वो उस तरह के अपना उनके साथ पक्षपात होता है। तो इससे देश में देश को विकास नहीं हो पाता है बाबा जी, देश के आर्थिक विकास नहीं हो पाता, देश का हम विदेशों से पिछड़े हुए रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये आरक्षण कम हो जाए। तो ये जो ये देश का आरक्षण कहाँ कहाँ होता है बेटा? बाबा जी आरक्षण स्कूलों में, पढ़ाई में नहीं बाबा जी, स्कूलों और में, एक नौकरियों में जो आरक्षण होता है, जो आदमी अगर किसी के लिए 100 वैकेंसी आ रही है तो फिर SC ST OBC 30% लड़कियों के लिए होता है। मैं एक बात पूछता हूँ, जो बजट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, एजुकेशन का, रिसर्च का, वेस्ट मैनेजमेंट का, वाटर मैनेजमेंट का, अपने देश में विकास की बहुत संभावनाएं हैं। अब अमेरिका में और ज्यादा सड़क बनाने की गुंजाइश नहीं है, वहां और ज्यादा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने की गुंजाइश अपने, इसलिए उसका ग्रोथ रेट है 2%। अमेरिका का ग्रोथ रेट कितना है और हमारा है करीब 10%, और हम अपना 20% कर सकते हैं। तो अपने देश में जॉब इतनी पैदा कर दो कि गरीब और अमीर सबको नौकरियां मिल जाए, तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं पैदा होगी। और तब हो सकता है जब 400 लाख करोड़ रुपए का धन आएगा, नहीं तो ये गड़बड़ रहेगी। और बोलो बेटा। बाबा जी हम जैसे विदेशों की नकल करते हैं, तो कहते हैं कि नकल तो हो सकती है लेकिन बराबरी नहीं हो सकती। हम देखते हैं वहाँ के कल्चर की नकल करते हैं, वहाँ के सॉन्ग की नकल करते हैं, वहाँ के पोशाक की नकल करते हैं, लेकिन हम उनकी बराबरी नहीं कर पाते। बल्कि हमें उनके अच्छी चीजें जो उनकी नकल, वहाँ टाइम के बहुत पाबंद होते हैं। कहते हैं कि हमको अगर यहाँ बोले 4 बजे आना है तो लोग कहते हैं कि 5 बजे आए कि 1 घंटा तो लेट। बच्चा ये कह रहा है कि विदेशों से कुछ सीखना भी है तो अच्छी चीजें सीखो। धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, पवित्रता, सदाचार ये हमारा ही अच्छा है, भोजन हमारा ही अच्छा है। वहां तो रसोई होती ही नहीं है, वहां माँ रसोई नहीं बनाती, दाल बनती नहीं, वहां रोटी बनती नहीं, सब ब्रेड खाते हैं रोज। और आप 1-2 दिन तो ब्रेड खा सकते हो, रोज ब्रेड खाओगे पेट खराब हो जाएगा। तो विदेशों की कुछ चीजें हमें अच्छी हैं, टाइम का पंक्चुअल होना, मेहनत करना। और मैं काफी लोग जो आम लोग हैं, बड़े वहां करप्शन 1% है ऊंचे लेवल पर। तो मुझे लगता है हम बाहर से भी सीखें तो अच्छी चीजों को सीखें, खराब चीजों को नहीं। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, धन्यवाद इस बेटे को भी। चलो दूसरा बेटा क्या कहना? हाँ बेटा बोलो। बाबा जी नमस्ते। नमस्ते भैया। बाबा जी मैं भ्रष्टाचार के एक स्वरूप के बारे में बताना चाहता हूँ। जी बेटा। वो आपको पता ही होगा, पर नदी में जो प्रदूषण हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ भारत स्वाभिमान के साथ हम गंगा, यमुना और अपनी गोदावरी को भी साफ करें। वैसे तो देवत्व की प्रमाणिकता किसी को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, तो आप पर इससे असुरों को एक चेतावनी जरूर मिल सकती है कि हम पूरी गंगा को साफ करके दिखा सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं क्या करना चाहिए? हमें कल कारखानों को बंद करना चाहिए। जो कल कारखाने, फैक्ट्रीज हैं, इनसे ये बहुत मतलब पैसा कमाते हैं, और ये सारा अपना पॉल्यूशन, उसको ट्रीटमेंट तो करते नहीं, वेस्ट को ट्रीट तो करते नहीं। तो कारखाने बंद करें, प्रदूषण बंद करें। कारखाने बंद हो गए तो डेवलपमेंट रुक जाएगा। प्रदूषण बंद करें, उसका वेस्ट ट्रीटमेंट अच्छे से होना चाहिए। ये बेटे ने बहुत अच्छी बात कही है, प्रदूषण नहीं होना चाहिए। वो जो कारखाने में कमाई तो पूरी करते हैं, तो उसके लिए इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं पोल्यूशन को रोकने के लिए। तो इक्विपमेंट नहीं लगाते, तो जहां भी प्रदूषण हो रहा है वहां 10, 20, 50 लोग इकट्ठे होकर के जाएं, और जो यूनिट प्रदूषण कर रही है उसके सामने धरना दें, प्रदर्शन करें, और उसको रोकने के लिए बाध्य कर दें। आप ऐसा संकल्प लेकर के जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां इस बेटे के लिए। एक बात, बहुत अच्छी बात कही। और बेटा क्या कहना चाहते हो? बस वहाँ पे जैसे गंगा में हर साल सर्दियों में 1 दिन 2-3 दिन के लिए गंगा बंद रहती है, जब वहाँ पे सफाई होती है। तो वहाँ पे हमें उसका मुंह दिख सकता है कि कहाँ से पॉल्यूशन आ रहा है, कहाँ से वहाँ से कारखानों से कचरा और उसको हम रोक सकते हैं। जो गंगा जी के अंदर जो लोग अपनी फैक्ट्रियों का गंदा पानी डालते हैं, सीवरेज का पानी डालते हैं, तो बोले उस समय जब गंगा बंद होती है, जब दिखता है, तो उस समय उसका विरोध भी करना चाहिए। ये भी बात बहुत अच्छी कही। बहुत आशीर्वाद बेटा आपको। दूसरे क्या नाम आपका दूसरे बेटे? बाबा जी नमस्कार, मेरा नाम विकास है जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? जी मैं 11वीं क्लास में पढ़ता हूँ। जी बेटा बोलो। जैसे कि हमने कहा कि ईमानदार सरकार होनी चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार तभी मुक्त होगा जब आर्थिक नीतियां बदलेंगी जी। क्योंकि जैसे देखा जाए कि जैसे कोई सरकार केंद्र में आती है, भ्रष्टाचार हो जाती है। ठीक बात। जैसे मेरे भाई जी ने बोला कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण थोड़ा होना चाहिए, जो गरीब है उनके लिए पढ़ाई में होना चाहिए, लेकिन जब वो नौकरी में जाए तो अपने उसमें जाए। कोई जैसे देखा गया है कि 10 नंबर ला रहा है कोई, उसको डॉक्टर बना रहे हैं। हमारे नेता लोग उनसे इलाज नहीं कराते, क्योंकि वो
अनपढ़ हैं और उन्हें पता है कि अगर उनसे इलाज कराएंगे कम पड़े उन्हें नुकसान हो सकता है, विदेश में कराते हैं, तो हम उनको नौकरी दे रहे हैं, वो इंजीनियर पुल बना रहे हैं जिनसे हम अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। बेटे ने सुझाव तो बहुत अच्छा दिया है, एक बार अभिनंदन है और बहुत बड़ी बात कही है। भ्रष्टाचार तब दूर होगा तब एक तरफ कठोर कानून व्यवस्था और दूसरी तरफ आर्थिक नीतियों में बदलाव। अरे बात तो सीख के जाओ, सबको बताना। भ्रष्टाचार मिटाना है तो महंगाई को खत्म करना है, बेरोजगारी को खत्म करना है और जो ये पक्षपातपूर्ण वितरण चल रहा है इसको खत्म करना है, तो दो चीज करनी पड़ेंगी, सबको समझने। जब 11वीं क्लास में पढ़ने वाला, क्या नाम है बेटा आपका? गुरुजी विकास खरगोन। विकास का मूल मंत्र समझ में आ गया इस उम्र में, 11वीं कक्षा में, कि देश कैसे बदलेगा जब भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कठोर कानून और दूसरा सही आर्थिक नीतियां। सब बोलो, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कठोर कानून और सही न्यायपूर्ण और आर्थिक नीतियां। जोरदार अभिनंदन इस बेटे का। ये समझ पूरे हिंदुस्तान में पैदा होनी चाहिए, यही हम करना चाहते हैं। ये आपको कैसे समझ में आई बेटा ये बातें? गुरुजी बहुत सारी जगह मतलब सोचा मैंने, बहुत सारी जगह देखा कि तो देश के बारे में सोचने लग चुका है देश का युवा। बहुत बहुत आशीर्वाद। आज इतना अच्छा संवाद चल रहा है और आज मेरे दाएं बाएं और हमारे दाहिनी और मुख्य केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर सुमन बहन, जिन्होंने कोटद्वार के शिविर के लिए बहुत मेहनत की, भाई डॉक्टर जयदीप जी, जो हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी भाई राकेश जी हमारे बीच में, एक बार तीनों का बहुत बहुत अभिनंदन है जिन्होंने पूरा जीवन इस अनुष्ठान के लिए समर्पित किया हुआ है। और हमारी केंद्रीय प्रभारी बहुत ही ऊर्जावान बहन सीमा जी, जो कई प्रांतों का दायित्व देख रहे हैं और कोटद्वार में कई बार यहाँ पर शिविर किया, उनका भी, और भाई मोहन जी का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है, जो बहुत ऊर्जा के साथ यहाँ सेवा दे रहे हैं। और भाई सिद्धार्थ जी, जो बहुत एक बड़े घर से आते हैं, लेकिन मैंने इनका आपको पूरा जीवन भारत स्वाभिमान के लिए देना है और इन्होंने अपना पूरा जीवन इस यज्ञ के लिए अर्पित किया है। भाई सिद्धार्थ जी के लिए जो कर्नाटक से हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज इतना सुंदर वातावरण बना है और आपको हमने मौका दिया है अपनी बात कहने का, तो और जो युवक से तो काफी प्रश्न पूछे, इधर बेटियां भी तो कुछ कहना चाहती होंगी। माताएं, बहनें, आप में से भी कोई कुछ कहना चाहे, कुछ सुझाव देना चाहे या कुछ पूछना चाहे, इस मंच के माध्यम से आप प्रधानमंत्री से, वित्त मंत्री से, किसी से कुछ भी कह सकते हैं। पीछे से बेटियां आ रही हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन है। बेटियां भी तो कोई कम थोड़ी, आगे आ जाओ बेटा। बेटियां भी पूछें और अपनी बात, कुछ जो भी कुछ कहना, अपना नाम बताएंगे, जिससे कि, और क्या कर रहे हैं आप, किस क्लास में पढ़ रहे हैं, बोलो बेटा। बोलो बेटा, कोई बात नहीं। नमस्ते बाबा जी। खुश रहो बेटा। बाबा जी, मेरा नाम शैली चमोली है और मैं कक्षा 11th की छात्रा हूँ। शैलिशा? शैली चमोली। शैलिजा जी बेटा। बाबा जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब किस पार्टी को हमें वोट देना चाहिए? चलो मैं ये प्रश्न आपसे पूछता हूँ, तो गुनहगार को तो वोट देना नहीं चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को पूरे देश के सामने कहना चाहिए कि ये जितनी भी गड़बड़ी हुई है उसको हम ठीक करेंगे, उनको अपने मैनिफेस्टो में डालना चाहिए, सारे देश के सामने उनको प्रतिज्ञा करनी चाहिए। तो मुझे लगता है देश के राजनीतिक पार्टियों का ध्रुवीकरण करना पड़ेगा। देश की राजनीतिक पार्टियों का 3 मुद्दों के ऊपर ध्रुवीकरण करना पड़ेगा। काला धन लाओ, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो उसको, भ्रष्टाचार मिटाओ, कठोर कानून बनाओ, और तीसरा आर्थिक नीतियां ठीक करो। तो ये 3 काम जो सरकार करने के लिए प्रतिबद्धता जताए, उसको जिताना चाहिए। क्यों? पर बाबा जी, जिस समय इलेक्शंस होते हैं तो सारी पार्टियां यही बोलती है कि हाँ मतलब हम लोग सब कुछ अच्छा ही करेंगे, पर जैसे इलेक्शंस खत्म होते हैं फिर वही स्थिति आ जाती है। इससे कैसे निपटे? हाँ जी, आप लोग बताओ भाई। ये तो पंचायत है भाई, कोई बाबा जी अकेला थोड़ी बोलेगा। हाँ? ये पंचायत किसके लिए की है? ये चिंतन, ये मंथन किसके लिए कर रहे हैं भाई? अब देश तो सबका है ना, केवल बाबा रामदेव का थोड़ी है। जितना ही देश मेरा है उतना ही देश आपका है, और सबको मिलकर के सोचना है। आपके मन में कोई विचार हो तो बताओ बेटा, कैसे अच्छा हो सकता है? सुनो बेटा, आप बताओ, आप क्या सोचते हो कि ये कैसे, ये राजनीतिक गंदगी कैसे दूर हो सकती है? बाबा जी
कोई कितना भी करना चाहे पर जब तक इंसान खुद नहीं सुधरेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अच्छे इंसान राजनीति में आने चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद है बेटी को। तो देश में परिवर्तन करने से पहले खुद का भी परिवर्तन बोलो होना चाहिए, वो जरूरी है। तो अच्छे इंसान होने चाहिए और अच्छे इंसान ही केवल परिवर्तन नहीं कर सकते। पार्टियों में निर्णय कितने लोग लेते हैं? चलो, पार्टी में निर्णय कितने लोग लेते हैं कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए? 3, 5, 7 या इससे ज्यादा? कितने भाई? आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां उसमें कितने लोग निर्णय लेते हैं जो बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं? इसका मतलब उस पार्टी के अंदर 5-7 लोग भी ठीक हो जाएं, बाकी लोग तो व्हिप जारी कर देते हैं, उनका समर्थन करना ही पड़ता है। 5-7 लोग भी जिस पार्टी में ऊपर वाले ठीक हो, उस पार्टी को कम से कम जिता देना है? ये आपको एक गाइडलाइन दे दी आपको। ठीक है जी बेटा, कुछ कहना है आपको? बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम है सुस्मिता रावत। हाँ। और मैं आपसे मैं सारी जनता को ये कहना चाहती हूँ कि मतलब यहाँ पे जैसे हमारे देश में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है। जी बेटा। वैसे तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हिंदी में ही होनी चाहिए थी, जैसे अभी आपने बताया। ठीक बात है। तो फिर यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों को लो कैटेगरी में क्यों रखा जाता है? मतलब हमें ठीक नहीं लगता। ये बहुत बड़ी बात कही है सुष्मिता ने। इंग्लैंड में अंग्रेजी बोले तो वो उसकी मातृभाषा, उसको सम्मान मिलता है। और अमेरिका में अंग्रेजी बोले तो उसको सम्मान मिलता है। जापान में जापानी बोले तो सम्मान मिलता है। जर्मनी के अंदर जर्मन बोले तो सम्मान मिलता है। और हिंदुस्तान में हिंदी बोले तो अपमान मिलता है। ये पक्षपात बंद करना ही पड़ेगा। और ये हमें राजा की प्रजा की एक ही भाषा, या तो हमारी भाषा खत्म कर दो, सबको प्रतिबंध लगा दो, कोई हिंदी में बात नहीं करेगा हिंदुस्तान के अंदर, या हमारी भाषा के अंदर ही पूरी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और हिंदी को अंग्रेजी से भी ज्यादा सम्मान हिंदुस्तान में मिलना चाहिए। ये सब बच्चों की विचार है और ऐसा करना ही पड़ेगा। और एक काम और गड़बड़ हो रखा है, हमारी भाषा का भी अपमान और अपने पैसे का अपमान है। हमारी 50 रुपए की चीज अमेरिका कितने डॉलर में खरीद लेता है? 1 रुपए में। और अपने 1 रुपए की चीज अपने को कितने में देता है? ये सब गड़बड़ कर रखा है। इसके लिए भी गलत आर्थिक नीतियां ही जिम्मेदार हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद सुष्मिता को। एक हमारी मुस्लिम बहन आई है, कुछ कहना चाहती है। जी बहन। हाँ, मेरा नाम आयशा है। आयशा जी बहन बोलो। और मैंने एमए किया हुआ है, उर्दू से यूटीसीबी की हुई। बहुत अच्छी बात है। देखो मुस्लिम बहनें हमारी अच्छी पढ़ रही हैं। जी बहन। लेकिन मुसलमान बहनों के लिए ना भाइयों के लिए कुछ नहीं होता है। जो वोट मांगने के लिए इलेक्शन में आते हैं तो घर घर मुसलमानों के सबसे ज्यादा जाते हैं। सबके घरों में मुसलमानों के घर के अंदर ऐसे घुसते हैं जैसे कि ये बार बार आते रहेंगे और सब कहते रहेंगे कि हम ये करेंगे मुसलमानों के लिए, हम वो करेंगे, वोट लपकने के लिए। हाँ, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ झूठे दावे करके और चले जाते हैं। झूठे वादे कर लेते हैं और चले जाते हैं। और बुर्खा ओढ़ के अगर कहीं मुस्लिम वोट से निकलती है तो उसको ऐसे देखा जाता है जैसे कोई नया आया है और उसको सम्मान भी नहीं दिया जाता है। ये ऐसा क्यों होता है हमारे देश में? ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम कहीं जाते हैं तो ऐसे देखते हैं जैसे कि हम कोई अजनबी हो या आतंकवादी हो हम। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? मुसलमान लेडीज के लिए भी अब कितनी मुसलमान लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने बुर्का ओढ़ना छोड़ दिया है, सिर्फ इस वजह से कि हमें कहीं जाने में रोक ना लगा दी जाए और लोग हमको शक की निगाहों से ना देखें। ये देखो एक बहुत बड़ी बात कही आयशा ने, हमको सबको समझना होगा। ये जो मुस्लिम बहनों के अंदर जो पहरावा है, जो उनकी संस्कृति है, उनका ट्रेडिशन है, उनकी परंपरा है, रीति रिवाज है। हमारे हिंदुओं में पहनते हैं ना, कोई लहंगा पहनता है, कोई साड़ी पहनती है, पहनते हैं कि नहीं पहनते? तो कोई साड़ी पहनते हैं तो कोई अजनबी दृष्टि से देखता है कोई किसी को? तो आज जितने भी आए हैं सब संकल्प करके जाएं कि कोई भी मुस्लिम बहन यदि बुर्का पहन के निकलती है तो हम उसको शक की दृष्टि से नहीं, सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। ये तो काम हमें करना है। और दूसरी बात बहन ने राजनीतिकों के लिए कही, और देखो मुसलमान भी हमारे भाई हैं। हम 400-500 साल पहले तो एक ही खून एक ही खानदान के थे, तो थोड़े दिनों पहले बदला। आप क्या चाहती हो मुसलमानों के लिए क्या होना चाहिए आयशा? मैं मुसलमानों के लिए सिर्फ नौकरी चाहती हूँ और अच्छी पढ़ाई चाहती हूँ। यहाँ ना तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है कोई कि आगे लड़कियां सिर्फ हाई स्कूल और इंटर करके बैठ जाती हैं
और उर्दू के लिए कोई एजुकेशन नहीं है यहाँ पे, और पढ़ने के बाद कोई नौकरी भी नहीं है, कोई नौकरी भी नहीं है ना। तो ये बड़ी बात वही आकर के अटक जाती है, सबके लिए शिक्षा और सबके लिए रोजगार। अब बाबा रामदेव जी देखो, मैं ही हूँ, यूटीसी भी की हुई है, एमए भी किया हुआ है और उर्दू भी पढ़ी हुई हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कहीं सर्विस नहीं मिलती है। ये अपनी पीड़ा नहीं करी, लेकिन हकीकत बता रही है, ये तो ठीक है। ये ऐसी हालात, आयशा जैसी हालात इस देश की करोड़ों मुस्लिम बहनों की हैं। आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कुछ भी नहीं किया, और ये इसलिए नहीं किया कि इस देश के अंदर जातियों के नाम पर हमें मजहबों के नाम पर खाली एक दूसरे से लड़ाया जाता है। हमको आपस में नहीं लड़ना, हमको देश के लिए और अपने लिए आगे जीना है। बहुत ऊंचा संकल्प व्यक्त किया आयशा के लिए, एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, उसने बड़ी बात की। देखो ये छोटा है, नाम बोला, आशीर्वाद बेटा, क्या नाम आपका? पुष्कर बलूनी। पुष्कर, बोलो क्या कहना है बेटा, बोलो, आपको कुछ कहना है अपने लिए, देश के लिए, नेताओं के लिए, क्या कहना है? लोग भ्रष्टाचार क्यों करते हैं? आपकी उम्र कितनी बेटा? आपकी उम्र, आयु कितनी, एज कितनी आपकी? आपकी उम्र 9 साल का है। ये पूछ रहा है बाबा ये भ्रष्टाचार करते क्यों हैं लोग? देखो छोटा बच्चा है, लेकिन बड़ा प्रश्न पूछा इसने, क्यों करते हैं? बिना मेहनत किए घर में पैसे आ जाएं बिना मेहनत किए घर में पैसे आ जाएं, बेईमानी का है? इसके लिए भ्रष्टाचार करते हैं। तो बिना मेहनत किए पैसा कमाना चाहिए? नहीं कमाना चाहिए। जोरदार अभिनंदन है इस बेटे का। प्रश्न बहुत बड़ा पूछा है, बाबा जी करते क्यों है ये, ईमानदारी से काम क्यों नहीं कर लेते? जी बेटा। हाँ बाबा जी को मेरा सत सत प्रणाम। प्रणाम बेटा। मुझे ये पूछना था कि जैसे हमें पता है कि हमारे देश में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, काले धन की समस्या से सब ग्रसित है जी। तो मैं जैसे सब देश की मतलब हम मेरे अलावा बहुत भी ऐसे लोग हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक बात, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें किस तरह से करना है। और ना जैसे हम टिकट वगैरह बनवाते हैं तो कई बार ब्लैक में बनती है, शिक्षा के लिए भी डोनेशन देना पड़ता है, तो हम सोचते हैं चलो हमारा काम बन रहा है, तो हम उसी समय स्टॉप हो जाते हैं, तो हम उसको आगे बढ़ाते नहीं है बात को। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मतलब हम लोगों को ये संदेश दें कि हमें देश के लिए कैसे अच्छा हम तो ओनली वोटिंग के जरिए बस हम ये कर सकते हैं कि अच्छे लोगों को वोट देना है, और क्या करें, बाकी हम क्या कर सकते हैं? देखो बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है, पहले तो इसके लिए जोरदार तालियां बेटी के लिए। हाँ कि बाबा हम देश की सेवा कैसे कर सकते हैं? तो बेटा सुनो, पहली बात, कोई भी विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करना। हम कोलगेट, पेप्सोडेंट, डव, लैक्स, लाइफबॉय, कोका कोला, पेप्सी ये सामान खरीदते हैं तो पैसा किसको जाता है? बोलो, विदेशी कंपनी को। हाँ, ठीक है। देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? देश में रहना चाहिए। तो आज एक ये संकल्प लेकर के जाओ। क्या नाम बताया? अंकिता जैन। अंकिता जैन। तो अंकिता बेटा आज एक संकल्प लेकर के जाओ कि जैसे मैं कोई भी, मेरे पेन से लेकर के, मैं तो सबसे सस्ता पेन यूज करता हूँ, पेन से लेकर के, घड़ी से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, मैं कोई भी विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करता। और दैनिक उपयोग में साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, कोई भी चीज। तो आप भी एक संकल्प लेकर के जाओ, जितने भी भाई बैठे हुए। बहुत अच्छा प्रश्न किया अंकिता ने। सब लोग स्वदेशी का प्रयोग करेंगे तो लाखों करोड़ रुपए का हर साल जो विदेशी कंपनियों को जाता है, विदेशों में देश का पैसा जाता है, वो बच जाएगा और देश धनवान बनेगा। तो बोलो सब लोग ये संकल्प लेंगे? यस बिल्कुल। बेटा आप भी लेंगे अंकिता? यस। देखो अंकिता ने संकल्प लिया, सभी मेरे साथ में संकल्प लेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, देश को, अरे जोर से तो बोला, हाथ उठा के, स्वदेशी अपनाएंगे। दूसरी बात अंकिता, योग करना। योग करोगे तो देश की सेवा होगी, आप योग नहीं करोगे तो बीमार हो जाओगे, तो आपकी सेवा करनी पड़ेगी। मेरे को आपके ऊपर बहुत विश्वास है और आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आपके मुझे दर्शन हुए हैं और मैं बहुत खुश हूँ आज। तो योग भी करेगी ना बेटा? या बिल्कुल। अंकिता बहुत खुश है कि बाबा मैं आपसे बात कर, हमें हर शिविर में मौका देते हैं हम ये बच्चों को। और योग करेंगे तो हम रोगी नहीं होंगे, रोगी की सेवा देश को करनी पड़ती है, रोगी देश की सेवा नहीं करता। दूसरा, हम नशा का सेवन ना करें, ठीक है, ये दूसरा काम हो गया। और दूसरों को योग सिखाएं, इससे देश का पैसा बचेगा, ठीक है। तीसरा काम एक और मैं सबको यही गाइडेंस देती हूँ, जैसे किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई अगर मुझसे नहीं भी पूछता है तो मैं आपके योग के बारे में सबको प्रचार करती हूँ कि आप, ये बात, जोरदार तालियों से अभिनंदन। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, जितना भी हो सके मैं पूरा कोशिश करती हूँ। मेरे घर परिवार में जितने भी बड़े बुजुर्ग सब लोग फैमिली रिलेटिव्स है, मैं उन सबको बताती हूँ कि आप ना बाबा रामदेव का योग जरूर देखें।
अच्छा करें और देखें, बहुत अच्छी बात। तीसरी बात एक और कहना है बेटा, हमें देश की सेवा करनी है तो 8 से 16 घंटा अपना काम करें। सब बच्चों का काम है पढ़ाई करना, बच्चों का क्या काम है? पढ़ाई करना। और अध्यापक का काम अच्छे से पढ़ाना। और किसान का काम अच्छे से खेती करना। और दुकानदार का काम अच्छे से व्यापार करना, ईमानदारी से व्यापार करना। ठीक है, तो सब लोग अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो देश की क्या होगी? उन्नति होगी और प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, ये तीसरी बात हो गई। और एक काम और, अब देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़े सोशल स्पिरिचुअल संगठनों की भी तो जरूरत है ना बेटा। संगठन कैसे चलेंगे? इसके लिए सब बच्चे और बड़े 1-1 रुपए का दान करो, नहीं तो मैं काम कैसे करूंगा? ठीक है ना? तो सब लोग मुझे कितने रुपए का दान करना रोज? 1 रुपीज। 1 रुपए तो दान कर सकते हैं ना? बिल्कुल। 1 रुपए के तो बच्चे चॉकलेट खा जाते हैं, चिप्स खा जाते हैं। तो अंकिता कल से मेरे लिए कितना रुपए का दान करोगी? 101। अरे नहीं बेटा, 1 रुपए ही बहुत है। ठीक है, जोरदार तालियों से अभिनंदन। और ये आप सबको मैंने कहा है, सब लोग 1 रुपए कम से कम देश के लिए निकालो। ये मेरे लिए नहीं, मुझे कोई अपनी थोड़ी कोई मुझे कोई साड़ी मंगानी है, मुझे कोई गाड़ी मंगानी है, कोई ब्याह कराना है। मुझे किसके लिए चाहिए? 1 रुपए रोज किसके लिए निकालना बोलो? देश के लिए। 8 से 16 घंटा क्या करना? काम करना। और स्वदेशी वस्तु का प्रयोग करना है कि विदेशी का? स्वदेशी का। और सुबह सुबह उठ करके क्या करना? जो योग करेंगे वो रोगी नहीं रहेंगे, जो योग करेंगे वो नशा का सेवन नहीं करेंगे, तो देश आगे अपने आप बढ़ेगा। बहुत बहुत अभिनंदन अंकिता बेटी, आशीर्वाद। कहना चाहता, खुश हो बेटा। बाबा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बाबा जी मेरा नाम अनिरुद्ध पुरोहित है। अनिरुद्ध पुरोहित, बोलो बेटा। बाबा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई तो एक 4 मंजिले इमारत में रहता है और कोई एक टूटे फूटे झोपड़े में, ऐसा क्यों है? ये पुरोहित जी ने तो ऐसा प्रश्न पूछा है, बुढ़े बाप पुरोहित बाबा नहीं पूछ पाएंगे। अनिरुद्ध पुरोहित के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। और प्रश्न पूछने का देखिए कॉन्फिडेंस इसका। कौन सी क्लास में पढ़ते हो अनिरुद्ध बेटा? 5th में पढ़ता है। 5वीं क्लास में इतना तेज दिमाग तो शायद मेरा भी नहीं था। मैं अपने गांव से बाहर नहीं सोच पाता था, अब तो मैंने पूरी दुनिया देख ली है। बेटा ये इसलिए होता है, कुछ लोग तो मेहनत करके भी बड़ा मकान बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग बेईमानी करके भी बड़ा मकान बनाते हैं। दोनों में अंतर है। और दूसरा, जो गरीब के लिए पास झोपड़ी भी क्यों नहीं है? क्योंकि उसको आर्थिक न्याय नहीं मिला है। उसको भी न तो उसको अच्छा पढ़ाई मिली है, न उसको अच्छी नौकरी मिली है, उसके पास पैसा पूरा नहीं है। और एक बात और है, कई बार वो कमाई तो करते हैं लेकिन झोपड़ी में रहने वाले दारू पी जाते हैं, 25-50 रुपए की रोज दारू पी लेते हैं। तो उनको एक बात तो मैं उनको कहूंगा कि दारू बीड़ी सिगरेट आदि नशा बंद कर दें, तो उनके पास पैसे आएंगे तो अच्छा मकान बना सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। और ये 400 लाख रुपए का काला धन दिलाएंगे, आर्थिक नीतियां बदलेंगे तो उन लोगों को भी पैसा पूरा मिलेगा। और वो भी जैसे विदेशों में, मैं यूके गया, यूएसए गया, कनाडा गया, वहां एक भी झोपड़ी नहीं देखी। ऐसे स्लम फ्री इंडिया, स्लम फ्री भारत जल्दी बनेगा। और ये आपके बड़े बड़े होते होते अनिरुद्ध, जब आप कॉलेज में पढ़ने जाओगे ना, तब तक हम ऐसा भारत बनाने की कोशिश करेंगे और तब आप भी हमारी मदद करना। ठीक है? ठीक है, करेंगे। ये जोरदार बोले, मदद करेंगे बेटा। लेकिन आप क्या कर सकते हो? आप तो वोट नहीं करते हो, तो आप अपने माँ बाप को कहना कैसी पार्टी को वोट करे? जो ईमानदार हो। जोरदार तालियां। अपने माँ बाप को अच्छी जगह वोट कराना। ठीक है, एक तो ये करना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करना। ठीक है, बहुत अच्छा बेटा, बड़ा होकर के ये अच्छा बेटा जरूर बनेगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसका हौसला बहुत अच्छा है। तालियों से जोरदार अभिनंदन। अरे तालियां तो जोर से बजाया करो। बहुत बुद्धिमान बेटा है। हाँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते भी ठोक के मारिए एकदम। हाँ बोलो। मेरा नाम अरशद है। हर्षद, बोलो बेटा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने अभी बोला क्या विदेशी चीजों का यूज नहीं करना चाहिए? जी बेटा। आज हम ऐसी कौन सी चीज है जो विदेशी ना हो? हम सब आज जितनी भी दुनिया में चीजें सब विदेशी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। जो देश में बनती है ना और देश के ही व्यापारी बनाते हैं,
वो दरअसल दो चीजें होती है, इसको समझने की जरूरत है। इसको ऐसा लगता है ये तो सारी चीजें दुनिया में ऐसी एक दूसरे देश में जाती हैं, सारी चीजें विदेशी नहीं बेटा। तो कुछ कंपनियां, कुछ जो है सामान देशी कंपनियां बनाती हैं, कुछ विदेशी बनाती हैं। तो विदेशी कंपनियों के मालिक विदेशी लोग होते हैं और अपने देश के लोग अपने देश की कंपनियों के मालिक होते हैं। पैसा यही रहता है, वो बाहर नहीं जाता है, ठीक है ना बेटा। तो विदेशी कंपनियां, उनकी लिस्ट हमने बनाई हुई है, वो लिस्ट आप हमारी एक पर्चा आपको दे देंगे, उसमें से मिल जाएगी। तो हिंदुस्तान लीवर है, कॉलगेट कॉलगेट पामोलिव है, फाइजर है, ये विदेशी कंपनियां हैं, इनका सामान नहीं खरीदना है ना बेटा, ठीक है। दूसरे बेटे से पूछते हैं। बाबा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बाबा जी, हाँ। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, पर हमारे टीचर्स और मम्मी पापा हमें इंग्लिश बोलने का फोर्स क्यों करते हैं? ये बात ये तो इसलिए इतना मम्मी हो पापा हो, बार बार कहते अंग्रेजी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो। इन बच्चों का एकदम जो है बेचारों को परेशान करके रख रखा है, हा? अच्छा बताओ, ब्रिटेन में कोई बच्चा होता है उसको माँ बाप बोलता है हिंदी में बोलो? अमेरिका में कोई बच्चा होता है उसको माँ बाप बोलता है हिंदी में बोलो? नहीं। और जापान में जो बच्चा होता है उसके माँ बाप बोलते हैं कि अंग्रेजी में बोलो? नहीं। और हमारे के बच्चों को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो। बेटा ये ऊपर से गलती हो रखी है, ऐसा कंपलसरी कर रखा है कि आपको अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये अनिवार्यता हटानी पड़ेगी और हमारी भारतीय भाषा हिंदी को अंग्रेजी से ज्यादा सम्मान देना पड़ेगा। पहला सम्मान राष्ट्रभाषा, दूसरा सम्मान भारतीय भाषा। हमारी दूसरी भी भाषाएं हैं बेटा, है ना। हिंदी के अलावा गुजराती, मराठी, है ना, पता है ना आपको, सुना है ना? हाँ जी। हाँ, तो हमारी भाषाओं को राष्ट्रभाषा, भारतीय भाषा, प्रांतीय भाषा को सम्मान, और तीसरा नंबर अंग्रेजी का होना चाहिए। तो बेटा ये काम हम जल्दी कर देंगे, फिर आपको कोई फोर्स नहीं, आपको तो फोर्स करेंगे, आने वाले बच्चों को ये नहीं झेलना पड़ेगा। बहुत बड़ा प्रश्न बेटे ने पूछा है, जोरदार अभिनंदन इस बेटे का। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फोर्थ क्लास में पढ़ता है। फोर्थ में पढ़ता है। बोलो बाबा फोर्स करते क्यों है? बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है। ऐसे बच्चों के अंदर जब ये जज्बा पैदा होगा ना, तो हिंदुस्तान जरूर बदलेगा, हिंदुस्तान जरूर। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। बाबा जी, हाँ। स्कूल तो हर एक मोहल्ले में बनते हैं, हाँ। लेकिन बच्चों के अंदर पढ़ने की भावना नहीं जागती। क्या क्या पसंद आता है बच्चों को? ये बोल रहा है बच्चे भी तो पढ़ाई नहीं करते बाबा, उनको भी तो कहिए। बच्चे किस क्या चीज पसंद करते हैं ज्यादा? जी खेल कूद और एक दूसरे से मजाक मस्ती करते रहना। ये काम की बात कही है। बोले बाबा स्कूल तो बने हुए जैसे भी हैं, टूटे फूटे है तो सही ना। अरे जैसे भी हैं, अच्छे बुरे स्कूल तो है, लेकिन उसमें पढ़ाई अध्यापक करेगा या स्टूडेंट? टीचर पढ़ेंगे या स्टूडेंट्स? बोलो। तो अध्यापक पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाई करनी है। तो आप तो पढ़ाई करते हो ना बेटा? ओ भैया आप तो पढ़ाई करते हो? करते हैं ना। तो और 1 घंटा खेलने का रख लो, योगाभ्यास का, एक्सरसाइज का रख लो, ठीक है। बाकी आधा घंटा टीवी पे देख लो, कोई समाचार देख लो, या कोई डिस्कवरी, कोई बहुत खास चीज है तो। बाकी ऐसे ही रखें सब अपनी दिनचर्या, तो जरूर हिंदुस्तान अच्छा बनेगा। जोरदार अभिनंदन इस बच्चे को कि बाबा जी हमें भी तो इन बच्चों को भी तो बताइए, ये पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं। अच्छी बात है, बोलो बेटा। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। बाबा जी क्या बोलते हैं, हम भी तो एक ही है, पर उनको देखकर ठीक क्यों बोलते हैं? क्या नाम बेटा आपका? पूजा त्यागी। पूजा त्यागी। बोले बाबा जी हमारे ये सब समाज में हम देखते थे, कुछ छोटे बच्चे के मन में विचार है, मेरे भी मन में ऐसा आता था। मैं छोटा था ना, तब कुएं पर पानी भरते थे हम, तो पानी भरते थे तो ऊपर से पानी जोर से पड़ता था ट्यूबवेल का, तो उसको छींटे भी लग जाए नहीं भी, जिनको छोटी जाति बोलते हैं, छींटे लग जाए तो घड़ा फोड़ देते थे। मैंने अपनी आंखों के सामने सैकड़ों घड़े फोड़ते देखा। मैं अपनी माँ से पूछा, माँ ये घड़े क्यों फोड़ते हो? बोले इसके छींटे लग गए। मैंने कहा छींटे लग गए तो पानी तो भगवान का बनाया हुआ है? और हम यदि उनको हाथ लगाते तो हमें नुलाते थे, फिर घर में घुसाते थे। मैं तो उस चीज को नहीं मानता था। तो आपको तो यही लगता है ना बेटे हमारे जैसे है ना वो सब? हाँ। तो आप कभी भी उनसे पक्षपात नहीं करना। और जितने भी यहाँ बैठे हैं मैं सबसे कहूंगा, वाल्मीकि लोग जो होते हैं वो भी ऋषियों की ही संतान है। वाल्मीकि भी किसकी संतान है?
ऋषियों की संतान है, उनसे हमें घृणा नहीं आनी चाहिए। और वो देखो कितने वो काम करते हैं जो हम लोग कर भी नहीं सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो बड़ा प्रश्न पूछा है, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन इस बेटी का। हाँ, बहुत आशीर्वाद बेटा। हमें जातियों के नाम से पक्षपात नहीं, हमारी एक ही जाति है, मनुष्य जाति, और हम एक ही भगवान की संतान हैं। एक बहन कुछ पूछना चाहिए। चलो भैया, हाँ बोलो जी। हम सबको पता है कि भ्रष्टाचार मिटाना है और काला धन जो है वापस लाना है। जो 400 लाख करोड़ है वो आएंगे कैसे? मतलब कई लोग न, बहुतों ने अनशन करा, आप भी रामलीला मैदान में गए, तब भी मतलब मुझे अंदर से लगा कि सरकार तो खाली बैठी है, सरकार खाली बैठी है, उसने कुछ नहीं किया। आएगा कैसे वो? देखो, इसके लिए एक अभी सब लोगों की जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, एक टीवी चैनल, उसके एक रिपोर्टर ने स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर से पूछा कि भाई आप हमें लिस्ट क्यों नहीं देते काले धन वालों की? बोले सरकार पूछे तो हम दे देंगे, सरकार मांगती नहीं है। सरकार यदि ईमानदारी से, जिम्मेदारी से करने पर आ जाए कि हमें लाना है, तो ये 400 लाख करोड़ रुपए धन आ सकता है। उसके लिए बहुत तौर तरीके हैं, लेकिन वो जज्बा होना चाहिए बेटा। वो जज्बा नहीं है, वो ईमानदारी नहीं है, वो साहस नहीं है, इसलिए दिक्कत आ रही है। बहुत बहुत आशीर्वाद। और नया प्रश्न बहन जी से। हाँ बोलो बहन, बोलो। खुश मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप ये दुकानों में तंबाकू सेवन मतलब बता रहे, इसमें लिखा होता है कि कैंसर होता है, फिर भी बेचते पे उसमें बैन नहीं लगाते, क्यों? ऐसा क्यों है फिर भी? बोले बाबा तो कैंसर क्यों बेच रहे हैं? लिखा है पैकेट के ऊपर तंबाकू से कैंसर होता है, और आजकल तो उसके ऊपर एक बोटा सा बिच्छू भी बनाने लग गए, है ना? फिर तंबाकू से कैंसर होता है, इसका मतलब कैंसर बेच रहे हैं वो हमको। क्यों कर रहे हैं ऐसा? कि इससे पैसा मिलता है सरकार को। तो मुझे लगता है एक तरफ सरकार ने आबकारी मंत्रालय और दूसरी तरफ मद्य निषेध मंत्रालय बना रखा है, तो ये इनके दोहरे चरित्र हैं। इनको महात्मा गांधी की परंपरा में, ऋषियों की परंपरा में विश्वास नहीं है, इसलिए गलत व्यापार कर रहे हैं। अच्छा व्यापार करना चाहिए, दूध बेचें, घी बेचें, अच्छी चीजें बेचें। तो ये चीज के ऊपर एक तो समाज को जागरूक होना पड़ेगा कि हम सब लोग सोच ले कि हमको तंबाकू का सेवन नहीं करना है, हमको दारू नहीं करना है। तो हमारे घर के सामने भी दारू का ठेका खोल देंगे तो हम दारू बोलो नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे। बहनों ने तो बोल दिया, भाइयों तुम भी तो बोलो। सारे हाथ उठाओ, दाहिनी तरफ वाले सारे हाथ उठाओ। कोई भी तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद बहन को। हाँ बाबा जी, जैसे एक आम आदमी की नौकरी लगती है, हाँ। तो उसकी रिटायरमेंट की उम्र होती है 60 साल। हाँ। 60 साल के बाद उसे रिटायरमेंट मिल जाता है। हाँ। और जो ये हमारे राजनेता है, ये हाँ। तो 70 साल, 80 साल, 75 साल के हो जाते हैं, पर इनकी रिटायरमेंट की कुछ उम्र नहीं होती है, तो इनकी भी रिटायरमेंट उम्र होनी चाहिए। जरा आप इस बात से सहमत हैं तो जरा जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। मुझे लगता है इसकी बात ऊपर तक हम जरूर पहुंचा देंगे, और जरूर जो है जो बुजुर्ग लोग हैं वो सुनेंगे कि दूसरों को भी मौका दीजिए। बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, आप लोग मार्गदर्शन कीजिए। बड़ों को मार्गदर्शन करना चाहिए, और लीडरशिप किसकी होनी चाहिए? जवानों की। हाँ, बहुत बहुत अभिनंदन। इस बेटे ने एक बड़ा प्रश्न उठाया है। आशीर्वाद। दूसरे बेटा। धन्यवाद। बाबा जी नमस्ते, मैं रॉबिन कंडारी, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, मगर यहाँ पर जो जनता है उन्हें भी एक लेना चाहिए कि वो बहुत जगह ऐसे जाते हैं कि अपना थोड़ा भ्रष्टाचार के लिए, जैसे अगर वो कहीं दुकान में भी जाते हैं, उन्हें जल्दी काम कराना है तो जैसे ज्यादा पैसे देके ठीक बात वो करते हैं। तो हमें ये लेना चाहिए कि संकल्प लेना हमें हर, चाहे वो धैर्य से ही हमें काम करना है, मगर भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं होना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात की। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इस बच्चे के लिए कि हम लाइन में लगे हुए हैं, गैस सिलेंडर हमको लाइन से मिलता है, तो जो पैसे वाला होता है कहते हैं 50 रुपए में एक्स्ट्रा देता हूँ, मुझे लाइन में नहीं लगना पड़े, साइड से दे दो मुझे। तो हमको भी थोड़ा धीरज रखना चाहिए। हमारा काम होने में 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगता है, तो इंतजार करनी चाहिए। और हमने इस बात के लिए कहा था एक पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट बनना चाहिए कि 7 दिन, 15 दिन, महीने में कोई राशन कार्ड का काम है, कोई लाइसेंस का काम है, कोई सर्टिफिकेट का काम है, उसके लिए एक समय निश्चित होना चाहिए। कनेक्शन का काम है और उतने दिन में वो काम नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी दंडित होना चाहिए, और उसका दंड का पैसा जो शिकायत करता है उसको मिलना चाहिए। तो ये भी व्यवस्था धीरे धीरे हो जाएगी। तब तक आप लोग धीरज रखिए, और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन पब्लिक को भी नहीं देना चाहिए। एक बड़ी बात कही बेटे ने। जी भैया कुछ कहना है आपको?
प्रणाम बाबा जी। प्रणाम भैया। मेरा क्वेश्चन इलेक्टोरल पॉलिसी पे बेस्ड है, क्या पूछ सकता हूँ? बोलिए बेटा, जरूर। इलेक्शन से पहले जो पार्टीज होती हैं अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बहुत सी चीजें बोलती हैं जिससे लोगों का दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ऑन द स्पॉट आकर्षित करती हैं जी। तो क्या प्रलोभन देती हैं जी? कोई ऐसा लॉ बन सकता है जिसके थ्रू हम इस पे लगाम लगा सकें? झूठे वादे ना करें जी। एक कानून बन सकता है जी, और उस संसद में बनाना पड़ेगा कि जो पार्टी मैनिफेस्टो में लिखे हुए वादों को पूरा नहीं करती है उसके ऊपर, उस पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर ऐसा कानून बन जाए कि उसको कम से कम आजीवन कारावास की सजा हो जाए। तो एज ए इंडिविजुअल बाबा जी, एज ए इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं? बेटा इसके लिए दरअसल ये बहुत पेचीदा प्रश्न है। सारे सुधार होंगे लोकसभा या विधानसभाओं से, और लोकसभाओं में जब तक अच्छे लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक मजबूत कानून भी नहीं बना सकते। इसलिए मुझे लगता है इस बार जो अभी विधानसभा हो रहे हैं यहाँ से हम शुद्धिकरण की शुरुआत करें, और अगले लोकसभा चीजों में मुद्दों का ध्रुवीकरण करने के लिए हम आंदोलन चलाएंगे, जन आंदोलन। आप लोग सब समर्थन करना और देश का मुद्दों पर आधारित ध्रुवीकरण करेंगे और पब्लिक के बीच में इनको खड़ा करेंगे। और उसके बाद यदि इन्होंने नहीं किया तो इनको पब्लिक के बीच में सरेआम इनको सत्ताओं पर हम बिठाना जानते हैं तो हम सत्ताओं से हटाना भी जानते हैं। ऐसा एक जन आंदोलन का मजबूत आधार हमें तैयार करना पड़ेगा। आप लोग सहयोग करेंगे, हम इस काम को जरूर करेंगे। दीजिए बाबा जी। खुश रहो बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। नाम क्या है आपका? रुचि शर्मा। रिजु शर्मा। बाबा जी मुझे आपसे ये प्रश्न पूछना है कि हमारे देश की नेता तो अमीर है पर जनता गरीब है, ऐसा क्यों हो रहा है? और एक आम आदमी की आवाज कभी नहीं उठती। और अगर यहाँ कोई फिल्म स्टार आया रहता तो 36 करोड़ लोग आते, पर अभी कोई नहीं आ रहा है। जनता इतनी कम क्यों है? मुझे ये प्रश्न पूछना है। देखो ये बात कह रही है बहन कि बाबा पूरी दुनिया में ऐसा होता है, जनता अमीर होती है और सरकार जो है वो जो है उसमें जो लोग बैठे होते हैं वो खाली तनख्वाह लेते हैं। नेता जो है वहाँ सामान्य गाड़ियों में चलते हैं। हमारे यहाँ प्रजा गरीब है और नेता अमीर हैं। कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसीज में गड़बड़ी है। और दूसरा, देशभक्ति का वो ज्वार देखने को क्यों नहीं मिलता है बड़ी मात्रा में? कभी गलत काम होते हैं, फिल्मी शो होते हैं तो हम हजारों की संख्या में जुड़ जाते हैं। जब देश की बात होती है तो वो संख्या उतनी क्यों नहीं दिखती है? मुझे लगता है आप जैसे बेटा आप आए हो, ऐसे ही सभी यंगस्टर्स धीरे धीरे इस तरफ आएंगे। युग बदलेगा, धारा भी बदलेगी। कम से कम इतना तो हुआ है, लोग अब सुबह जगने लगे हैं और देश के कामों में आगे आने लगे हैं। जरूर आगे आएंगे। जोरदार अभिनंदन इस बेटी का। बाबा जी मेरे को आपसे एक अनुरोध है कि मुझे आपके चरण स्पर्श करने हैं, प्लीज। चलिए मैं इसके लिए मना तो कैसे कर पाऊंगा, आपको आशीर्वाद आए। हाँ चलो नेक्स्ट। हाँ इधर से बहुत देर होगी, आजा बेटा आजा। हाँ बाबा जी हम सब ये जानते हैं कि चाहे वो कोई भी और पार्टी किसी न किसी रूप में भ्रष्ट तो है ही। ठीक बात है। तो और हम ये भी जानते हैं कि आपके पीछे तो पूरे देशवासियों का सहयोग है। वो बेटा कौन सी क्लास? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी खुद की एक ईमानदार पार्टी का निर्माण क्यों नहीं करते? ये प्रश्न इसने इतना जबरदस्त पूछ लिया और ये बेटी आकर के इतनी भावुक हो गई। इसका प्यार और इसके दिल में बहुत गहरी भावना है। हाँ? तो इसलिए आपका नाम क्या है बेटा? शिवेंद्र ध्यानी। शिवेंद्र। और इधर रुचि बैठी है। तो आप मेरा सहयोग दोगी बेटा? हाँ? मैं आंदोलन करूंगा तो आगे आएगी हमेशा और अच्छी पढ़ाई भी करेगी ना। बहुत आशीर्वाद। और उधर से प्रश्न पूछा, बाबा आप पार्टी क्यों नहीं बना लेते? बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th में। 10th में। आप मेरे लिए क्या करेंगे? अभी 3 बातें तो बताई थी ना मैंने। स्वदेशी का बोलो। स्वदेशी, काला धन और ईमानदारी। ये ईमानदारी से काम करना, काला धन वापस लाने के लिए आवाज उठाएंगे और स्वदेशी का पालन करेंगे ना, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, जरूर। पर फिर भी रोज 1 रुपया दोगे देश के लिए? बोलो। हाँ पर बाबा जी फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जरूर अपनी एक ईमानदार तथा युवाओं की एक अच्छी पार्टी बनानी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता से अब तक इतने साल हो गए किंतु अभी तक कोई भी ऐसी पार्टी नहीं उत्पन्न हो पाई है जिसका हम पूर्ण रूप से सहयोग दे पाए। क्या इन बच्चों के भी दिमाग में बहुत बड़ा तूफान उठ रहा है। जोरदार अभिनंदन इस बेटे का, आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और किसी को कुछ कहना है? मुझे लगता है समापन की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। वक्त हमारे पास खाली 5 मिनट का। ओम बेटा, अरे छोटी बुढ़िया, आओ बेटा बोलो। हाँ बोलो।
रामदेव बाबा जी आपका कोटि कोटि प्रणाम। नाम क्या है बेटा आपका? हिमांशी। हिमांशी, क्या बोलो बेटा, क्या कहना है मेरे से? भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा? इधर आओ, बताता हूँ अभी। हिमांशी, देखो छोटे छोटे बच्चे सोचने लगे भाभी भ्रष्टाचार मिटेगा कैसे। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में पढ़ती है। वो इतना बड़ा प्रश्न पूछा बाबा, ये भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा, ये तो चारों तरफ फैला है। ये भ्रष्टाचार कौन करते हैं बेटा, है ना? पता है कौन करते हैं? ये भ्रष्टाचार वो करते हैं जिनके देश, जिनके हाथों में पावर है और पैसा है ना? तो अब गंगोत्री को ऊपर से साफ कर दो तो नीचे तक पानी, और ऊपर यदि गंगोत्री में मिलावट कर दो तो नीचे तक गंदगी आएगी। अच्छा, मैं यदि चोरी नहीं करता तो मेरे नीचे वाले चोरी करने की हिम्मत करेंगे? मैं यदि दारू नहीं पीता तो नीचे वाले दारू पीने की हिम्मत करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है ना? ऐसे ऊपर वालों को ठीक करना पड़ेगा बेटा, तो फिर नीचे वाले अपने आप ठीक हो जाएंगे, है ना? इस छोटी सी बेटी ने देखो इतना बड़ा प्रश्न तो पूछा। एक बार हिमांशी के लिए भी जोरदार आशीर्वाद सबका। खुश रहो बेटा, आप ये च्यवनप्राश खाना और बड़े हो जाओगे। दूसरी के लिए भी तो लेके आओ, बड़ी गुड़िया के लिए भी तो, हाँ ठीक है? देखो छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े प्रश्न तो पूछने लग गए। जिस दिन हिंदुस्तान के ऐसे छोटे छोटे बच्चे जाग जाएंगे ना, उस दिन ये बेईमान अपने आप ठीक हो जाएंगे। हाँ? हाँ बाबा जी नमस्कार। कोटद्वार की इस भूमि में आपका स्वागत है। और मैं कहूंगा जब रामलीला मैदान में आप संघर्ष कर रहे थे तो डाउन द बॉटम ये भी आपके हम बोलते थे, बाबा तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे। ये घर में बोल रहा था बाबा के सामने, टीवी के आगे बहुत जोर से। क्या नाम है इसका? ऋषि। ऋषि, ऋषि तो ऋषि के, ऋषियों के काम में साथ देगा। हम तुम्हारे बोल बाबा। अब शर्मा गया, इसको इधर मेरे पास ही लेके आ जाओ। बाबा जी एक चीज और, जब सुबह मतलब इसके दादाजी जब प्रणाम करते हैं तो ही नोज, वो अनुलोम विलोम भी करता है और कपालभाति भी जानता है। इधर ले तो जाओ। आपका असर इतने बच्चों तक भी है तो निश्चित मानिएगा आपका हर संघर्ष पूरा होगा और पूरा परिवर्तन भारत में आएगा, ये निश्चित है। छोटा सा बच्चा है अभी और ये भी प्राणायाम करने लगा है। आइए हमारी मुस्लिम बहन को भी इधर भेजिए, इसको भी आइए, आइए इसको भी प्रसाद देते हैं। आइए आइए बेटा, रोज प्राणायाम करेगा बड़ा योगी बनेगा। यह आपके लिए प्रसाद है बाबा जी का। और हमारी मुस्लिम बहन, इसको आयशा है ना, इसको हमने एक व्यवस्था दे रखी है, पतंजलि योगपीठ में व्यवस्था कर रखी है। जो भी गरीब लोग हैं, किसी भी जाति किसी भी मजहब के हों, उनके लिए दवाई की व्यवस्था या तो निःशुल्क की जाती है, या जैसे 1000 रुपए की दवाई और 100 रुपए दे सकता है तो 90%, 50% उसको छूट की जाती है। तो क्योंकि आयशा, इसके पास कोई नौकरी का प्रबंध नहीं है और इसकी बीमारी थोड़ी बड़ी है, हा? तो इसको ये अधिकार हमने यहाँ पर भी विजय महाराज जी उनको भी दे रखा है, शिविर में भी। तो इसको हमारे यहाँ बहन चलता नहीं है इसके लिए, इसलिए पूरी इसको जो भी महंगी से महंगी दवाई है वो दी है और वो आपको निःशुल्क मिलेगी। एक बार जोरदार अभिनंदन है, आशीर्वाद, शुभकामनाएं हमारे इस बच्चे के लिए भी। आपका बच्चा जल्दी अच्छा हो। इसको 5-6 महीने करवाना और जब स्वस्थ है उसको च्यवनप्राश खिला देना, ठीक है? खुश रहो बहन। हाँ बोलो बेटा। नमस्कार स्वामी जी, खुश मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर सरकार ने रिजर्वेशन क्वाटा बनाया क्यों है? बोला जाता है कि सारे भारतीय समान है, कास्टिज्म को मिटाना है तो पूर्णतः मिटाना चाहिए। ये क्या है कि रिजर्वेशन, हम बोलते हैं कि उन्हें उनकी कास्ट से नहीं डिनोट करने चाहिए, परंतु सरकार ने एक रिजर्वेशन क्वाटा बना करके उन्हें एक अलग, उसमें अलग श्रेणी में दाखिल कर दिया है। पक्षपात है, भेदभाव है उन बच्चों के साथ में, उन बच्चों के साथ में जो कि पढ़ते हैं, जो 90% लाता है वो नहीं कर पाता, और SC और ST रिजर्वेशन के कारण 40%, 30% वाला उसके उस जॉब के लायक ना होते हुए भी उसे हासिल कर लेता है। ये इसमें एक बात है बेटा, देखो एक प्रश्न ये भी है कि वो बेचारे जो SC ST या दूर भी, उनको समाज ने बहुत दुत्कारा है, समाज ने उनके साथ घृणा की, आगे नहीं बढ़ पाए, भूमिहीन है, उनके पास जमीन नहीं है, उनके माँ बाप भी बहुत ऊंचे पद वाले नहीं हैं, तो उनको हमें उभारना तो पड़ेगा।
लेकिन तरीका ऐसा हो कि जो बच्चे योग्य हैं उनके साथ भी पक्षपात ना हो। इसलिए मैंने कहा रास्ता वही निकालना पड़ेगा। रिजर्वेशन तभी होता है जब हमारे पास में साधन कम हो और उसको पाने वाले लोग ज्यादा हो। तो हमें नौकरियां बढ़ानी पड़ेंगी, हमें स्कूल बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे कि गरीबों के साथ भी न्याय हो। और जो दूसरी जातियों में पैदा हो गए, और ये व्यवस्था ऐसी बना रखी है संविधान के अनुसार ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जैसे बताया वो बढ़ाते गए और संशोधन करते गए, कुछ गड़बड़ हो गया है। मुझे लगता है ये सभी समस्याएं तभी ठीक हो सकती हैं जब काला धन आए, आर्थिक नीतियां चेंज हो और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी चीजें इतनी बड़ी हो कि हम इस डिस्क्रिमिनेशन से बाहर निकल सके। बहुत आशीर्वाद बेटा। स्वामी जी मैं एक बार आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। आ जाओ बेटा। हाँ लास्ट एक इधर से 2 प्रश्न। बाबा जी प्रणाम, मेरा नाम राजेश है। बोलो बेटा। बाबा जी जिस तरह आपने आध्यात्मिक केंद्र और ये चिकित्सा परामर्श केंद्र खोले हुए हैं, उस तरह आप कुछ विद्यालयों का निर्माण क्यों नहीं कर देते भारत में, जिससे भारत का और तेजी से विकास हो? बेटा बात आपकी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं मानता हूं इस बात को। हमने गुरुकुल भी खोला हुआ है, विश्वविद्यालय भी खोला हुआ है, आप जानते भी हैं इस बात को। और हमने विदाउट एनी डोनेशन हम उसमें पढ़ा रहे हैं। अब बात यह है कि हम कितने ही स्कूल कॉलेज खोल लें, जब तक ये जो पूरा ढांचा नहीं चेंज हो। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि जितने स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं उनको हम ऐसा इतना उनका स्टैंडर्ड इतना हाई लेवल का कर दें, कैरेक्टर की दृष्टि से भी, एजुकेशन की दृष्टि से भी, शिक्षा और चरित्र की दृष्टि से। तो ये पूरा देश इतना बड़ा है, तो वो प्रयास हो सकता है। कई औरों ने भी सुझाव दिया है, इस बारे में हम और विचार करेंगे गंभीरता से। लेकिन जो हैं उनको और अच्छा चलाना, और पूरे देश में लाखों स्कूलों की, कॉलेजों की और हजारों यूनिवर्सिटियों की जरूरत है, और उसके लिए बड़ा आंदोलन हमने चलाया हुआ है। इसलिए उस दिशा में अपनी ऊर्जा लगाना चाहते हैं। मुझे लगता है हमको खुद भगत सिंह बनना पड़ेगा, हमको खुद स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद बनना पड़ेगा। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो खुद विवेकानंद, दयानंद बन के भगत सिंह